Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के सभी शासकों के बारे में जानेंगे, उसकी आपको एक कहानी सुनाएंगे और उस कहानी के माध्यम से सभी इंपॉर्टेंट बातों को आपको बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से और अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, आपको इसी वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट बात आपको याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की परिचय, मुगल वंश का स्थापना किस प्रकार से हुआ। तो आपको बता दें, मुगल जो साम्राज्य है ये चला था कब से कब तक रहा, तो 1526 से 1857 तक रहा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि जब लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी वंश जो है ना, लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। ठीक है। तो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ने भारत के देश के अंदर उत्पात मचा रख दिया था। तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था अफगानिस्तान से, और बाबर ने आकर इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। फिर इसी के बाद जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो आप एक बात बता दें कि पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। 1526 में आपको आगे बताएंगे। ठीक है। तो 1526 के पानीपत के युद्ध में जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में ही हत्या कर दिया था, और उसके बाद जो है बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। इसके बाद जो है मुगल वंश चलता है 1526 से 1857 तक। ठीक है। तो इसके बाद अगर बात करें आपको एक बात और बता दें कि इस युद्ध में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसी युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने तोप का प्रयोग किया था सबसे पहले। ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। और तोप चलाने वाले कौन कौन था, तो आप याद रखिएगा, तोप चलाने वाला था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ये दो व्यक्ति जो थे तोप चलाने वाले थे। ठीक है। और ये तोप का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक कौन हो गया, तो बाबर है ना, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए, आगे जो है कि सबसे पहले बात करते हैं मुगल साम्राज्य का पहला शासक के बारे में, बाबर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मुगल साम्राज्य का पहला शासक बाबर के बारे में। तो देखिए, बाबर की अगर बात करें, बाबर का सबसे पहले अगर परिचय की अगर बात करें हम, तो देखिए बाबर जो थे इनका शासनकाल रहा 1526 से 1530 तक। 1526 से 1530 तक बाबर का शासनकाल रहा। और बाबर का जन्म, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, तो बाबर का जन्म हुआ था फरगाना घाटी के अंदीजान नामक शहर में। ठीक है, हुआ था, जो अब कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो तैमूर के वंशज थे। ठीक है। फरगाना का शासक थे तैमूर, तो जो तैमूर के वंशज थे कौन, उमर शेख मिर्ज़ा। तो इसे याद रखेंगे। अब बाबर के माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, जो मंगोल के वंशज थे। तो इसी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। और बाबर का पूरा नाम की अगर बात कर लें, हम बता दें आपको, बाबर का पूरा नाम की बात करें तो बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो आप इसे याद रखिएगा। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन हो गए, बाबर हो गए। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1526 से 1530 तक। और बाबर द्वारा लड़ाए गए प्रमुख युद्ध की अगर बात करें तो इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाबर द्वारा प्रमुख युद्ध, सबसे पहले जो है बता दें आपको, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बताएंगे युद्ध को याद रखने के लिए। देखिए, जो युद्ध हुआ है ना, 1 साल के अंतराल में हुआ है। जो युद्ध हुआ है 1 साल के अंतराल में हुआ है, 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में। यहाँ देखिए, आपको ट्रिक कैसे याद रखना है।
पानीपत है, खानवा है, चंदेरी है, घाघरा है। तो पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। 26, 27, 28, 29। इस प्रकार से आप युद्ध का याद रख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आपको डेट याद रखना है तो डेट याद रखना पड़ेगा 21 अप्रैल 1526, 17 मार्च 1527, 29 जनवरी 1528 और 6 मई 1529। तो आपको बता दें इस चारों युद्ध में जो जीता था, कौन जीता था? तो बाबर की विजय हुआ था। ठीक है, इस चारों युद्ध में बाबर का विजय हुआ था। आप इसे भी याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में राणा सांगे एवं बाबर के बीच। और चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में। और घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों एवं बाबर के बीच में। इस चारों युद्ध में विजय किसकी हुआ था? तो बाबर को हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको एक बात और याद रखना है कि बाबर के पिता की मृत्यु कब हुआ था? तो 12 वर्ष की आयु में ही हुआ, फरगाना का शासक बन गया था बाबर। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही जो थे बाबर जो है ना युद्ध लड़ने में माहिर थे। यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बाबर के बारे में इंट्रोडक्शन आपको बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे है कि खानवा के युद्ध के बाद, आगे देखिए क्या है कि खानवा के युद्ध के बाद आगे है कि खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना। कौन सा युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिला था? तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर को उपाधि मिली थी गाजी की उपाधि। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किया। तो याद रखिएगा बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, बाबर के चार पुत्र थे। चारे पुत्र का नाम देखिए, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ये चारों पुत्र का नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाबर के 4 पुत्र थे, तो याद रखिएगा बाबर के 4 पुत्र का नाम। ठीक है, और आगे आपको अगर बात करें, आगे आपको बता दें कि करीब 48 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। ठीक है, 48 वर्ष की अवस्था में 1530 में बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में हुई। और उनके शव को सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था। पहले कहाँ दफनाया गया था? आगरा में दफनाया गया था। बाद में उसे ले जाकर काबुल में दफना दिया गया। तो याद रखिएगा जो बाबर का जो शव था सबसे पहले आगरा में दफनाया गया, फिर वहाँ से निकाल कर ना कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफना दिया गया। तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, उसे कहाँ दफना दिया गया? काबुल में दफना दिया गया। और ये बाबर से संबंधित आपको कुछ और बात बता देते हैं। बाबर से संबंधित आपको कुछ और बात बता देते हैं। जो बाबर की आत्मकथा है, बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, तो आप इसे याद रखिएगा। और ये बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक-ए-बाबरी। बाबर की आत्मकथा क्या है? तुजुक-ए-बाबरी। बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी जो तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा है, उसे फारसी भाषा में कि रहीम ने बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया। तो इसे याद रखिएगा। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक-ए-बाबरी। क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक-ए-बाबरी। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक-ए-बाबरी। लेकिन तुर्की भाषा में बाबर लिखे थे तुर्की भाषा में, लेकिन फारसी भाषा में रहीम ने बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया। तो याद रखिएगा बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुक-ए-बाबरी बोलें या बाबरनामा बोलें, दोनों एक ही है। याद रखिएगा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में। लेकिन बाबरनामा जो है उन्हीं की आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है, जो रहीम ने फारसी भाषा में अनुवाद कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, बाबर की अन्य रचना की बात करें, रिसाल-ए-उसज, खत-ए-बाबरी, ये सब बाबर की अन्य रचना है। और ये बाबर ने जो है एक बात याद रखिएगा कि बाबर ने चांदी का सिक्का, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। याद रखिएगा शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो बाबर ने चलाया था। और बाबर की तुलना ब्रिटिश शासक हेनरी IV से किया जाता है। बाबर की तुलना ब्रिटिश शासक हेनरी IV से किया जाता है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बता दें आपको बाबर की मृत्यु के बाद अगला मुगल शासक जो है बाबर का पुत्र ही बनता है, जिसका नाम है हुमायूं। ठीक है, जिसका नाम क्या है? हुमायूं। तो बाबर की मृत्यु के बाद अगला शासक बाबर का पुत्र हुमायूं बनता है।
तो आपको बता दें हुमायूं का जो कार्यकाल रहा कब से कब तक रहा, हुमायूं का शासनकाल जो रहा कब से कब तक रहा, तो 1530 से 1556 तक। ठीक है, हुमायूं का कार्यकाल रहा 1530 से 1556 तक। हुमायूं के बारे में आपको बता दें 1530 में पिता की मृत्यु यानी कि बाबर की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में हुमायूं राजगादी पर बैठा। और बता दें आपको कि हुमायूं का जो राज अभिषेक करवाया गया था कहाँ किया गया था, तो आगरा में। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, हुमायूं का जो राज अभिषेक कहाँ किया गया था, तो आगरा में किया गया था। हुमायूं का राज अभिषेक कहाँ करवाया गया था, आगरा में। कब किया गया था, 30 दिसंबर 1530 में। ठीक है, हुमायूं की अगर बात करें जन्म का, तो जन्म हुमायूं का जन्म कब हुआ था, हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 में काबुल में जन्म हुआ था। ठीक है, हुमायूं 3 भाई थे, एक बहन थे, और बहन का नाम था गुलबदन बानो बेगम। ठीक है, जो हुमायूं नामा लिखी थी रचना। ठीक है, हुमायूं के नाम पर, हुमायूं के बारे में, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको बता दिया गया कि हुमायूं का विवाह जो किससे हुआ था, हमीदा बानो बेगम से हुआ, जिसने अकबर को जन्म दिया। यानी कि अकबर जो हुमायूं का बेटा है, इसे याद रखिएगा। तो हुमायूं का विवाह किससे हुआ, यानी हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम, और अकबर जो हुमायूं का बेटा है। ठीक है, और आपको बता दें हुमायूं के शासनकाल में ही शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। इसे याद रखिएगा, हुमायूं के शासनकाल में शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया था। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा, आपको अभी बताए थे, हुमायूं की आत्मकथा का नाम क्या है, हुमायूं नामा है। कि रचना किसने किया था, गुलबदन बेगम ने किया था। गुलबदन बेगम कौन थी, तो हुमायूं की बहन थी। ठीक है, हुमायूं की क्या थी, तो बहन थी, जो हुमायूं नामा की रचना किए थे हुमायूं के बारे में। तो इसे याद रखिएगा। और आपको बता दें कि 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। यही जो आपके फिगर दिख रहा है ना, ये जो फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा आपको दिखा दे बढ़िया से। यह जो फिगर है, फोटो में देख रहे हैं आप, यह फिगर किस चीज़ का है, तो ये है शेर मंडल पुस्तकालय। और इसी से सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गए थे, और सीढ़ियों से लुढ़क कर जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये हुमायूं जो था ना, जिंदगी भर अपने जीवन में लुढ़कते रह गए, और लुढ़कते भर में इनका मृत्यु भी हो गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हुमायूं के बारे में आपको कुछ और बातें आपको बता दें हुमायूं से संबंधित, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट बात है क्या है, तो देखिए हुमायूं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें। हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह थे जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते थे, है ना। हुमायूं एक ऐसा शासक थे जो मात्र ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करते थे। तो ये भी याद रखिएगा, ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करने वाला एकमात्र मुगल बादशाह कौन थे, तो हुमायूं थे, है ना। जो 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनते, सोचिए 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनने वाला मुगल बादशाह कौन थे, हुमायूं थे। हुमायूं को 2 दरबारी चित्रकार थे, याद रखिएगा, अब्दुल असमद और सैयद अली। तो ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और हुमायूं का जो मकबरा है, याद रखिएगा कहाँ है, तो दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में। आप इसे याद रख सकते हैं। और एक बात आपको बता दें, हुमायूं के शासनकाल के बाद जो है हुमायूं के शासनकाल के बाद जो है मतलब कि सूरवंश जो है अच्छी तरीक़ा से स्थापित हो जाता है, जिसका संस्थापक कौन होते हैं, शेर शाह सूरी। 1540 से 1545 तक चलता है। 1540 से 1545 शेर शाह सूरी। और इसके बाद आपको बता दें कि हुमायूं के बाद अगला शासक जो आते हैं, हुमायूं के बाद अगला शासक के बारे में बता दें आपको, तो हुमायूं का पुत्र अगर बोलें अकबर, जो बहुत ही एक महान शासक और बहुत ही लंबा शासनकाल इनका रहा। तो आप देख सकते हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो अकबर की अगर बात करें तो 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा, यानी कि मुगल काल का सबसे बड़ा शासक बोल सकते हैं अकबर को। अकबर का अगर परिचय की अगर बात करें तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में अमरकोट में, जो पाकिस्तान में
पड़ता है। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में अमरकोट में, जो अभी पाकिस्तान में है। और अकबर ने कम ही उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में सिकंदर सूरी को, ये सिकंदर सूरी कौन था? तो आपको बता दें, सिकंदर सूरी सूरवंश का अंतिम शासक सिकंदर सूरी था, जिसे अकबर ने मतलब कि बहुत ही कम उम्र में पानीपत का द्वितीय युद्ध में जो 1556 में हुआ, उस युद्ध में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को पराजित किया। तो हेमू कौन थे? बता दें आपको, हेमू जो थे सिकंदर सूरी के सेनापति थे। और सिकंदर सूरी कौन थे? तो सूरवंश का अंतिम शासक बोल सकते हैं, क्योंकि वहीं पर सूरवंश का समाप्त हो गया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि अकबर ने किस प्रकार से अपने मुगल वंश को फिर से, है ना, सूरवंश को हटाकर मुगल वंश की मतलब कि पूरी तरह से स्थापित कर दिया। तो किससे पराजित किया था? तो सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को पराजित कर दिया। इसे याद रख सकते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो बाबा अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हुमायूं नहीं, हुमायूं दूसरा हो गया, हेमू के बीच हुआ था। हेमू कौन था? सिकंदर सूरी के सेनापति। ठीक है, अकबर का शासनकाल रहा, अकबर का शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म का स्थापना किया। अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म का स्थापना किया। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अगर बात करें, देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकबर के 9 रत्न, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसे अकबर 9 रत्न का संज्ञा दिया करते थे। ट्रिक्स याद रख सकते हैं आप, बात बात पे MDH, यहाँ P जो है ना साइलेंट है, तो बात बात पे MDH। देखिए BAT से होगी बात, तो B से बीरबल हो गया, A से अबुल फजल, T से तानसेन, B से भगवान दास, A से अब्दुल रहीम खाना, T से टोडरमल, M से मानसी, डी से मुल्ला दो प्याजा और ए से हकीम हकाम। तो ये जो 9 जो थे ना अकबर के दरबार में रहा करते थे, इसलिए इन्हें, है ना, अकबर 9 रत्न का संज्ञा दिया करते थे। ठीक है, और आपको अकबर से संबंधित कुछ और बात आपको बता देते हैं, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अकबर से संबंधित कुछ और बातें हैं। यहाँ पर आपको बता दें अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य की अगर बात करें तो देखिए, अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा, यानी कि तीर्थ यात्रा जो करते हैं उस पर जो कर लगता था, उस कर को भी समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर क्या होता है? तो गैर मुसलमान पर जो लगने वाला जो कर था उसे भी समाप्त कर दिया, है ना, उसे हम जजिया कर कहते हैं, गैर मुस्लिम पर लगने वाला कर। ठीक है, दीन इलाही का स्थापना किया अकबर ने, दीन इलाही का स्थापना किया। और एक चीज़ देखिए, इलाही संवत की शुरुआत किया किसने? अकबर ने किया। इलाही संवत की शुरुआत किसने किया? अकबर ने किया। और अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। इसे याद रखिएगा, अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। ये आपका बुलंद दरवाज़ा है। और एक बात और आपको बता दें, देखिए इंपॉर्टेंट बात, जहाँ से यहाँ में क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना किया। अकबर की जीवनी का नाम क्या है? अबुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा, यानी अकबरनामा किसकी आत्मकथा है, किसकी जीवनी है? तो अकबर की जीवनी है। कौन लिखे हैं? अबुल फजल। याद रखिएगा, अबुल फजल लिखे हैं। ठीक है, और अकबर की मृत्यु कब होती है? 1605 में हुई। इन्हें आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया, है ना, आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो अकबर से संबंधित आपको ये पॉइंट आपको बताए हैं। आप कुछ और बात बता दें आपको कि अकबर ने जो राज्य अभिषेक करवाया था 1556 में, कहाँ करवाया था? तो कालानौर में, पंजाब में करवाया था। आप इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो आगे हमारा जहांगीर, आगे क्या है? तो जहांगीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जहांगीर के बारे में आपको अगर बता दें तो जहांगीर से संबंधित सबसे पहले बात करें, जहांगीर का जो कार्यकाल था 1605 से 1627 तक, 1605 से 1627 तक जहांगीर का कार्यकाल रहा। और जहांगीर अकबर का पुत्र थे, यानी कि जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम, जो जहांगीर के
जहांगीर 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। जहांगीर जो है राजगद्दी पर कब बैठता है? 1605 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। जहांगीर राजगद्दी पर कब बैठता है? 1605 ईस्वी में बैठता है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो ये सलीम था। और एक बात और आपको बता दें कि जहांगीर का पूर्ण नाम क्या है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ठीक है। जहांगीर के पिता का नाम था अकबर। तो आपको बता दें एक बात और कि जहांगीर जो राजाभिषेक करवाया था, कब करवाया था? तो 3 नवंबर 1605 को 3 नवंबर 1605 को जहांगीर ने राजगद्दी पर बैठा था, है ना। 3 नवंबर इसे आप याद रख सकते हैं। और जहांगीर से संबंधित आपको और कई इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। ये बात याद रखिएगा कि हॉकिंस, विलियम फिंच और सर टॉमस रो और एडवर्ड टैरी जो थे, ये सब जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो, एडवर्ड टैरी, ये सब जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। याद रखिएगा। जहांगीर का जो विवाह हुआ था मेहरुन्निसा यानी नूरजहां से हुआ था। जहांगीर का विवाह किससे हुआ था? नूरजहां से हुआ था। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम देखने को मिलता है। ठीक है। तो जहांगीर से संबंधित आपको इंपॉर्टेंट बात बता दिए। आप चलते हैं जहाँ से यहाँ में क्वेश्चन आते हैं। अब आगे बात करते हैं शाहजहाँ की। तो देखिए शाहजहाँ के बारे में अगर बात करें आपको, तो देखिए शाहजहाँ का शासनकाल रहा 1627 से 1657 तक। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठा। ठीक है। शाहजहाँ की बेगम का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज। और शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें की बात करें तो दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया, ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया, म्यूर सिंहासन ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया, दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। एक बात और याद रखिएगा कि ताजमहल का मुख्य कलाकार कौन थे? अहमद लाहौरी। और म्यूर सिंहासन का मूल कलाकार बादल खां। ये भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके मिलते हैं। ठीक है। और देखिए और इम्पॉर्टेंट बात अगर बात करें हम यहाँ पर कि उत्तराधिकारी बनने के लिए दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मकांटा का युद्ध हुआ और औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। आगरा के बंदीगिरी में 74 साल की उम्र में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो औरंगजेब आपके बात करें शाहजहाँ का बेटा ही औरंगजेब जो है अपने पिता को बंदी बना लेता है शासक बनने के लिए। ठीक है। दारा शिकोह और शाहजहाँ के बीच युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? धर्मकांटा का युद्ध होता है। और उस युद्ध में दारा शिकोह की मतलब कि हार हो जाती है और औरंगजेब जो है शासन पर बैठ जाता है, राजगद्दी पर बैठ जाता है। इसके साथ हमारा अगला आता है, देखिए औरंगजेब। तो अगला जो है देख सकते हैं, अगला जो है शासक के मुगल काल का अगला कौन है? तो अगला है औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल रहा 1658 से 1707 तक। 1658 से 1707 तक। और औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। तो अब इसे भी याद रखिएगा। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। औरंगजेब ने जो है कई हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। जैसे कौन कौन सा मंदिर हो गया? तो गुजरात का सोमनाथ का मंदिर हो गया, काशी का विश्वनाथ का मंदिर हो गया, मथुरा का केशव राय का मंदिर हो गया। ये सब मंदिर को जो है औरंगजेब तोड़ने का आदेश दिया था कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। इससे हिंदू का मंदिर था। और देखिए पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक कौन था? तो वो औरंगजेब था। ठीक है। वह कौन था? औरंगजेब था। पूरे मुगल वंश के सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला कौन थे? तो वह थे औरंगजेब। और औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर भी कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर भी कहा जाता है। और भी इनका नाम है बादशाह गाजी भी कहा जाता है। बादशाह गाजी भी कहा जाता है। और देखिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या बता दें, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। देखिए औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। भी याद रखिएगा कि औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक सेनापति हिंदू थे। ठीक है।
औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई और इसे खुलदाबाद जो अब रोजा में पड़ता दफना दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ और 1707 में हो गया और इसे खुलदाबाद में दफना दिया गया। ठीक है। और एक बात आपको और इम्पोर्टेंट बता दें कि मुगल सम्राट के बहुत सारे शासक थे, लेकिन आपको जो बताए हैं ये बाबर के जो वंशज थे, बाबर के जो मतलब कि बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं के बेटा अकबर, इस प्रकार से। तो जो यहाँ तक आपको बताएं औरंगजेब तक, यहाँ दी पॉइंट यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछ जाते हैं। लेकिन मुगल साम्राज्य के जो शासक थे, ये सब मुगल सम्राट के शासक इतना सारे हैं। तो आपको एक ट्रिक्स याद रखना है। वह ट्रिक क्या है? भाजी सब्जी फोर मासा। बी से बाबर, ए से हुमायूं, ए से अकबर, जी से जहांगीर, जी से जहांगीर, ए से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह, जी से जहादर शाह, ए फोर से फरुखसियर, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर, ए से शाह आलम द्वितीय और ए से अकबर। यह अकबर द्वितीय है, अकबर नहीं। और बी से बहादुर शाह जफर। और याद रखिएगा बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है। और एक बात और आपको बता दें कि कुछ ही जो मुगल बादशाह हुए हैं, ये सब का आपको हम बता देते हैं। जो मुगल बादशाह हुए हैं ये सबको हम बताएंगे आपको कि जो मकबरा कहाँ है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो बता दें आपको बाबर का मकबरा कहाँ है। तो बाबर का मकबरा है काबुल में। कहाँ है? बाबर का मकबरा है आपका काबुल में। याद रखिएगा बाबर का मकबरा कहाँ? काबुल में। जो कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है, इससे याद रखिएगा। ठीक है। अगर बात करें हुमायूं, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा है आपका, याद रखिएगा, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ? दिल्ली में। अगला बता दें आपको, तो अगला है अकबर। अकबर का मकबरा कहाँ है? याद रखिएगा अकबर का मकबरा है सिकंदरा। कहाँ है? सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। बता दें आपको सिकंदरा मतलब तो बोले फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी। कहाँ? फतेहपुर सिकरी। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, फतेहपुर सिकरी। ब्रैकेट कर देंगे इसको। ठीक है। तो अगला बात करें, अगला है जहांगीर। अगला है जहांगीर। बता दें आपको, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा है शहादरा कहाँ पड़ता है? तो लाहौर में। तो आप याद रख सकते हैं, लाहौर भी याद रखिएगा, लेकिन जहाँ में क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना तो गलती होने की संभावना है। याद रखिएगा जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में पड़ता है। अगला आपका है शाहजहां। तो शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो शाहजहां का मकबरा आगरा में है। कहाँ है? शाहजहां का मकबरा आगरा में है। कहाँ है? आगरा में। अब इसे याद रखिएगा। अगला बता दें आपको औरंगजेब। किनका? औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो औरंगजेब का मकबरा की अगर बात करें तो औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद। कहाँ है? औरंगाबाद में। ठीक है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में, जो कहाँ पड़ता है? दौलताबाद के निकट खुलदाबाद में। ठीक है। अगला बता दें आपको बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है? तो बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में। कहाँ है? रंगून में, जो किस देश में पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। म्यांमार में पड़ता है। ठीक है। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून म्यांमार में पड़ता है। अगला बता दें आपको शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, यहाँ से क्वेश्चन आते इसलिए बता देते हैं। ठीक है। का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार। सासाराम जो कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? भारत के? तो बिहार में पड़ता है, इसे याद रखिएगा, बिहार में पड़ता है। ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बिहार में। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, तो सभी मुगल सम्राट का बारे में हम लोग अच्छी तरीके से वीडियो में जाना। मुगल साम्राज्य का जो इम्पोर्टेंट शासक थे, जहाँ में क्वेश्चन आपको देखे जाते हैं, मिलते हैं, उसके बारे में आपको बताया। आपको वीडियो कैसा लगा आप चैट सेक्शन कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।